Hello friends and welcome to our channel Weekend Class channel, and today we will discuss about the Western sociologists. In the previous episode we discussed about Indian sociologists. There are some MCQs. In the previous episode there were 20. In this episode there are 23 MCQs, which will give you a clear idea and provide a clarity about the Western sociologists and the concepts. Now let's get started with the first question, that is, which is not among the three major processes which took place in Europe which was important for the emergence of sociology. मतलब इनमें से कौन सा, ये चारों ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस था, ये चार प्रोसेस इसमें दिए गए हैं जो कि सोशियोलॉजी के इमरजेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, यूरोप में जो हुआ था। तो सबसे पहले है एज ऑफ रीजन, जिससे कि हम एनलाइटमेंट भी कहते हैं। सेकंड, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सोवरेनिटी, किसमें हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था। तो इन फ्रेंच रेवोल्यूशन क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सोवरेनिटी वाज देयर। मैंने डायरेक्ट नहीं दिया है ना एनलाइटमेंट, हमने डायरेक्ट बोला ना क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सोवरेनिटी, क्योंकि आप लोगों की जानकारी क्या है ये जानने के लिए। थर्ड ऑप्शन है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फोर्थ है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जो था दैट वाज नॉट द among the three major processes which took place in Europe, which played an important role for emergence of sociology. तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें से ब्यूरोक्रेसी का कौन जो है मेन कंपोनेंट नहीं है? तो पहला कौन सा है? फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स। नंबर दो, हायरार्कल ऑर्डरिंग ऑफ ऑफिशियल्स। नंबर तीन, रिलायंस ऑन प्रेवलेंट डॉक्यूमेंट। नंबर चार, कंडक्ट इन ऑफिस। इसमें फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिशियल्स जो है वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं। हायरार्कल ऑर्डरिंग ऑफ ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स जो ऊपर से नीचे जो है अरेंज होते हैं, उनके रुतबा जो होता है उसके हिसाब से। तीसरा, रिलायंस ऑन प्रेवलेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब प्रचलित जो चले आ रहे हैं एक प्रथा के हिसाब से, उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। ये जो है आंसर गलत है। रिटन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होते हैं। प्रेवलेंट डॉक्यूमेंट जो है दिस इज द रॉन्ग आंसर। बाकी तीन जो है दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? यहाँ पे लेट्स सी कि ब्यूरोक्रेसी इज अ मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और इट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ सेपरेशन और पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन। तो ये आप देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ जो चौथा क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल टाइप, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आइडियल टाइप का डिपिक्ट नहीं करता है? पहली चीज, कंसीव्ड बाय वेबर। वेबर ने ही आइडियल टाइप को दिया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, ये भी सही है। रिप्रोड्यूसेस रियलिटी, आइडियल टाइप डज नॉट रिप्रोड्यूसेस रियलिटी, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया। दिस इज द रॉन्ग। अब जो है पांचवें पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टहीन और इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग वाज गिवन बाय। वर्स्टहीन या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि आपने किताब में पढ़ा इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो चार थिंकर आपको दिए गए हैं नाम। अब इन चार थिंकर्स में एक है मार्क्स, एक है मैक्स वेबर, कम्ट, और चौथा है इमानुएल डर्कीम। आपको जैसा कि मालूम है कि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। इसके अलावा विच इज नॉट अमंग द थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एज गिवन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने तीन टाइप की अथॉरिटी की भी बात की थी। पहला करिज्मेटिक अथॉरिटी, दूसरी लीगल अथॉरिटी, तीसरी लीगल रैशनल अथॉरिटी, चौथी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो कौन सी इसमें जो है अथॉरिटी जो कि उन तीन अथॉरिटीज में नहीं है? तो वो है लीगल अथॉरिटी। बाकी जो सारी अथॉरिटीज हैं वो मैक्स वेबर द्वारा डिस्कस की गई थी। द करेक्ट आंसर विल बी बी। नाउ हु एलेबोरेटेड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में किसने विस्तार से चर्चा की थी? तो इसमें आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? वेबर, मार्क्स, डर्कीम और कॉम्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विस्तार से अगर किसी ने
डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बात की थी, तो वो था इमाइल डर्कीम। सो योर आंसर विल बी इमाइल डर्कीम। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाई वेबर। मतलब इनमें से ये जो 4 किताब है, इनमें से कौन सी एक किताब जो थी वो वेबर द्वारा लिखी नहीं गई थी। पहली किताब है दास कैपिटल, दूसरी है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सी है तीसरी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और चौथी है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। इसमें से 3 किताबें लिखी गई हैं वेबर के द्वारा और एक किताब नहीं लिखी गई है। तो ये भी लिखी गई है वेबर के द्वारा, ये भी लिखी गई है वेबर के द्वारा, ये भी लिखी गई है वेबर के द्वारा। दास कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। इट हैज नॉट बीन रिटन बाय मैक्स वेबर। इट इज रिटन बाय होम? इट इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने इस किताब में साउथ एशिया के बारे में जिक्र किया है। नाउ द फेमस बुक द रिलीजन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। द बुक रिलीजन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय G.S. घुरिये, A.R. देसाई, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। तो किसने लिखा था? दिस बुक वॉज रिटन बाय मैक्स वेबर। नाउ we come to the 10th question, according to whom the subject matter of sociology is social fact। किस सोशल थिंकर के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फैक्ट था? पहला मैक्स वेबर, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा डर्कीम, चौथा अगस्त कॉम्ट। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कीम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल फैक्ट एंड दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ question number 11, social facts exert a coercive influence which is external and binding upon the individual who said this। मतलब सोशल फैक्ट जो है एक बाहरी दबाव डालते हैं इंडिविजुअल पे, जिससे वो अपना कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। सोसाइटल बॉन्ड्स को मानने के प्रति मजबूर कर देता है वो जो सोशल फैक्ट है। जैसे कि अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, दिस इज अ सोशल फैक्ट। तो इंडिविजुअल को अपनी बात मनवाने पे मजबूर कर देता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय इमाइल डर्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कीम। तो ये 2 क्वेश्चन देखिए आपके मिलते जुलते क्वेश्चन है। नाउ वी कम टू आवर 12th क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ वाज पेन्ड बाय, किसने लिखा था? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, दैट वाज रिटन बाय इमाइल डर्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जिसमें इन्होंने अरुणता ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया था, टोटेमिज्म उनमें कि द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। रिलीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो जो प्रिमिटिव रिलीजन था, तो उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया था इस किताब में। नाउ वी मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। Calvinism was the sect that laid the foundation of modern capitalism। Who said this? कि कैल्विनिज्म वो सेक्ट था जिसने आज का ये जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसकी आधारशिला रखी। Who, which thinker said this? 4 थिंकर आपके सामने हैं, जिसमें से मैक्स वेबर ने ये चीज कही थी। अब आपके पास सामने जो है 3 जर्मन थिंकर हैं, एक जर्मन थिंकर नहीं है, तो वो आपको पहचानना है। तो कार्ल मार्क्स जर्मन था, वेबर जर्मन था, सिमेल जर्मन था, लेकिन डर्कीम वाज फ्रेंच। नाउ विच वाज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ डर्कीम? मतलब सबसे फेमस जो था डर्कीम का कौन सी किताब थी? तो नंबर 1 सुसाइड, नंबर 2 टोटेमिज्म, नंबर 3 डिवीजन ऑफ लेबर, नंबर 4 सोशल सॉलिडिटी। 4 कामों में उनका सबसे बेहतरीन काम कौन सा था? दैट वाज सुसाइड। बहुत लोग बिना पहले पढ़े ही आंसर दे देते हैं, लेकिन पहले 4 ऑप्शंस को पढ़िए और सोचिए और उसके बाद समझ करके आपको आंसर देने चाहिए, बिकॉज आपके पास हमेशा टाइम रहता है, लेकिन आप लोग टाइम का सदुपयोग नहीं करते हैं। नाउ द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड वाज रिटन बाय होम? वेरी फेमस बुक एंड इट वाज रिटन बाय इमाइल डर्कीम, जिसमें उन्होंने 2 टाइप के, एक तो उन्होंने सोशियोलॉजिकल मेथड की वो की कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल फैक्ट, उन्होंने इसी बुक में बताया। और सोशल फैक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल, एक पैथोलॉजिकल। नाउ इफ वी मूव ऑन टू 17th क्वेश्चन,
Here it is said, the history of all hitherto existing societies is the history of class struggle. Who said this? And it was made by both Karl Marx and Friedrich Engels in the book Communist Manifesto. Very, very important. तो आंसर विल बी बोथ A and B. तो 17 क्वेश्चन हमारे हो गए. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, जहाँ पर Who said that human societies pass through stages? बहुत लोग सीधा स्टेजेस आता है तो लॉ ऑफ थ्री से, कई मेरे स्टूडेंट्स ने भी सीधा लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस गूगल में मारा सर्च, लॉ ऑफ थ्री से. कोई भी टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ता है. आज के डेट में सभी लोग शॉर्टकट्स में विश्वास रखते हैं, जबकि मेरा मानना है कि बिना एनसीईआरटी, अगर आप क्लास 11th में हैं तो बिना एनसीईआरटी को पढ़े अगर आप गाइड से सीधे आंसर देते हैं फिर आपके आंसर जो हैं गलत होंगे ही होंगे. तो टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद गाइड को पढ़िए, डेट इज़ बेटर. तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ह्यूमन सोसाइटी पासिस थ्रू स्टेजेस, किसने कहा था? दिस वाज सेड बाय द वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सोशियोलॉजिस्ट, दैट वाज कार्ल मार्क्स. तो इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की, और वही 4 स्टेजेस जो हैं ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट मैनर. ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन्हीं 4 स्टेजेस की बात की थी कार्ल मार्क्स ने. तो इसको सही तरीके से लगाना है, जिसमें पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दूसरा है फ्यूडलिज्म, तीसरा है स्लेवरी, चौथा है कैपिटलिज्म. अब इसको सही ऑर्डर में लगाइए. तो सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रिमिटिव कम्युनिज्म. दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? स्लेवरी. नंबर 3 पे आएगा फ्यूडलिज्म. नंबर 4 पे आएगा कैपिटलिज्म. और ये जो है कौन सा है? सी ऑप्शन. तो आवर ऑप्शन नंबर सी इज राइट. और मार्क्स ने ये भी एक धारा वो की थी कि इसके बाद जो है जब कैपिटलिज्म आ जाएगा, तो कैपिटलिज्म के बाद जो है जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट एकदम बढ़ जाएगा, क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद जो है द कैपिटलिस्ट ऑर्डर विल बी ओवरथ्रोन एंड कम्युनिज्म विल दैट प्रूव टू बी अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट, जो कि आज आप देखिए कि नहीं हुआ. नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20. व्हेन अ मैन गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, दिस इज कॉल्ड. जब आदमी अपने लेबर के फ्रूट से डिटैच हो जाता है तो देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? एलिनेशन. इस प्रोसेस को एलिनेशन बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स वाज. मार्क्स ने हमेशा इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी. तो अकॉर्डिंग टू हिम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स वाज प्रोडक्शन प्रोसेस. कभी कभी इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. इसके अलावा द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स, द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स वाज गिवन बाय होम. 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं. कोई भी पहले ऑप्शन आपको मानने के पहले 4 ऑप्शंस पे नजर मारने की जरूरत है. तो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉर्ज हीगल. वैसे तो बाकी आप हैं तीनों जो हैं, इन तीनों के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते जरूर होंगे. मार्क्स ने भी डायलेक्टिक्स के बारे में बात की थी, हिगल्स के भी, एंगल्स ने भी बात की थी, सिमेल ने भी बात की थी, और जॉर्ज हीगल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट किया था. तो द आंसर विल बी जॉर्ज हीगल. नाउ मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, चारों ऑप्शन देख लीजिए कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज. तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात की है कि जो मार्क्स का मेन कंसेप्ट था वो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में था. तो यहाँ जो उनके जो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी है वो किस पे आएगी? दैट विल बी ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी पे बात खत्म करेंगे. इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल कम विद सम अदर important and interesting facet of sociology. Thank you for watching this.